मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसा कि अपना नया सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। तो एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। देखिएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन किस तरह से पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर अपने पास ठोस अवस्था में चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का नाम अपना क्या है, सॉलिड स्टेट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों इसके अंदर कि पदार्थ की अपनी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। मेनली हम बात करें तो पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? पदार्थ की अवस्था होती है बच्चों 3। सभी आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 तरह की होती है अपने पास। वो कौन कौन सी है बच्चों अपने पास? सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। हिंदी में अगर अपन बोले तो ठोस, द्रव और गैस। तीनों में सामान्य अंतर क्या है बच्चों, वो देखते हैं इसके अंदर। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पदार्थ के कण कैसे होते हैं बच्चों? सभी अवयवी कण कैसे होते हैं बच्चों? पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास। जिसे मैंने इस तरह से चित्र में दिखा रही हूँ। ये भी बच्चों इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उतारना हो, मैं बता दूंगी कहीं से आपको उतारना होगा तो। लिक्विड में देखिएगा पदार्थ के कण थोड़े क्या होते हैं बच्चों? दूर दूर होते हैं। थोड़े से कैसे होते हैं बच्चों? दूर दूर होते हैं। जबकि गैस की हम बात करें तो पदार्थ के कण बहुत दूर होते हैं। तो ये जो अपने पास व्यवस्था है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, इसी आधार पे बताया जाता है कि पदार्थ क्या है, यहाँ से सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं यहाँ पर पदार्थ के कण कैसे हैं? पास पास है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड का जो आकार है वो आकार कैसा होगा बच्चों? यहाँ से आकार होगा यहाँ से निश्चित। ठीक है, अगर आकार निश्चित है तो बात सीधी सी है, द्रव्यमान भी क्या होगा उसका? निश्चित होगा। लेकिन जबकि हम लिक्विड की बात करें, पानी जैसे लिक्विड है, अगर आप उसे जग में डालेंगे तो जग की शेप का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे गिलास की शेप का होगा, लेकिन आयतन वही रहेगा, उसका आयतन निश्चित रहेगा। आयतन अगर यहाँ से अपने पास 2 लीटर पानी है तो वो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे बाल्टी में हो, चाहे जग में हो, चाहे किसी में भी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं सॉलिड में भी यही चीज है। इसमें आकार जो है परिवर्तित होता है, यहाँ आकार परिवर्तित नहीं होता है। गैस की बात करें ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। जहां डालोगी उस आकार की हो जाएगा गैस का आयतन, और आयतन जहां फैलेगी उसमें आयतन उसका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका बेसिक अंतर। हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। लेकिन ठोस अवस्था की हम बात करें यहाँ से तो बच्चों यहाँ पे अपने पास ठोसों में फिर कौन कौन से गुण हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ से आकार और आयतन निश्चित है। ठोसों के लिए आकार और आयतन क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होते हैं। दूसरी बात है असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब, संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। क्या ठोसों को दबाया जा सकता है? आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, रजिस्टर है, क्या आप उसको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। लेकिन आपके हाथ में कोई गैस से भरी कोई चीज है, गुब्बारा है, तो आप उसको दबा सकते हैं। तो ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अगला बिंदु अपना क्या है? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल का अर्थ क्या है? इनके बीच का आकर्षण बल, अर्थात अंतर आणविक बल, अणुओं के बीच का जो बल है वो कैसा होता है? अधिक होता है। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं यहाँ पर इनके बीच में दूरी भी क्या होती है? कम होती है। दूरी कम है, अंतर आणविक बल, या हम कह दें कि यहाँ पर अगर अंतराण्विक बल किन्हीं कणों के बीच में अधिक है तो निश्चित रूप से वहां अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। इसी अंतराण्विक बल के कारण ही अगर अंतराण्विक बल कम है, जैसा कि मैं लिक्विड की बात करूं यहाँ से बच्चों कि अंतराण्विक बल लिक्विड में क्या होता है? कम होता है। अंतराण्विक बल दुर्बल। ठीक है, तो यहाँ अंतराण्विक बल कम होता है, इसीलिए बल कम है, इसीलिए कण कैसे रहते हैं? यहाँ से थोड़े दूर दूर रहते हैं। यहाँ गैस की हम बात करें तो अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। अगर कण में बल बहुत कम है तो इसके कण क्या रहेंगे? और दूर दूर रहेंगे। अगर यहाँ से दूर दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से अवस्था कैसी हो जाएगी? गैस। तो हमने एक चीज देखी कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का ठोस, द्रव या गैस होना किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है अंतर आणविक बलों पर, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
एक अणु है दूसरा अणु, अगर इनके बीच में बल प्रबल है, अच्छा वाला है, तो वहां पर अवस्था कैसी हो जाएगी, ठोस। अगर बल जो होगा वो कम होगा तो अवस्था कैसी हो जाएगी, लिक्विड। और अगर बल बहुत कम होगा तो अवस्था कैसी हो जाएगी बच्चों, गैस। तो आपको एक चीज पता चल गई कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस का होना किस पर निर्भर करता है, अंतर आणविक बलों पर। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि पदार्थ में ठोस अवस्था के क्या गुण हैं। लिक्विड और गैस की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है बच्चों अपना, ठोस अवस्था। आगे हम बात करते हैं ठोसों के वर्गीकरण की। ठोसों का वर्गीकरण हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे अपने पास दो प्रकार के ठोस होते हैं। दो प्रकार के ठोस कौन कौन से हैं यहाँ से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बच्चों, यहाँ से ठोसों के वर्गीकरण में हमने दो बताए। तो ठोस दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आइए जानते हैं इसके बारे में, हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से ठोसों का वर्गीकरण आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसान है। किस प्रकार के ठोस होते हैं, दो प्रकार के ठोस होते हैं। पहला ठोस मैं कह रही हूं यहां से आपको बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे मैं आपसे बात कर दूं, कांच है, पन्नी है, अगर अपने पास पेन, पेंसिल, सोडियम क्लोराइड, चीनी, नमक, हर एक चीज की बात करें, जो ठोस की बात हो रही है, तो वो ठोस किस प्रकार का होगा, क्या वो क्रिस्टलीय ठोस होगा या अक्रिस्टलीय ठोस होगा, हम देखकर पता नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पर उनकी आंतरिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं बच्चों यहाँ से अपने पास अक्रिस्टलीय ठोस में और क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस में हम बता दें तो यहाँ पर एक निश्चित ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है बच्चों, यहाँ से निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि यहाँ निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। हमें कैसे पता चले कि नियमित ज्यामिति है, नहीं है? हमें तो पन्नी है, कांच है, सबकी ज्यामिति निश्चित ही नजर आती है। हम कैसे पता करें उसके अंदर, तो यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ से पैटर्न जो है वो एक समान चलता है। कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए कोई ठोस दो चीज से मिलके बना है, एक ए और दूसरा बी, दो से मिलके बना है अपने पास। यदि आपको ऐसा दिखता है ए के बाद बी, बी के बाद फिर ए आ रहा है, फिर ए के बाद बी, ए के बाद बी, बी के नीचे ए, बी के नीचे ए के नीचे बी, बी के नीचे ए के नीचे बी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ज्यामिति क्या है, एक निश्चित ज्यामिति है। बार बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति हो रही है। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, निश्चित है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो कैसा होगा बच्चों, यहाँ से मान लीजिए मैंने ए लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर यहाँ बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर दो कण किसके डाल दिए, बी के लिख दिए, फिर यहाँ मैंने ए लिख दिया, फिर कण किसके डाल दिए, बी के लिख दिए, फिर ए लिख दिया, फिर बी। क्या आप इसके अंदर देखकर बता सकते हैं क्या कण की ज्यामिति निश्चित है, क्या कोई निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर पैटर्न निश्चित नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब वह ज्यामिति निश्चित नहीं है। तो निश्चित ज्यामिति होती है तो क्रिस्टलीय ठोस, और अगर निश्चित ज्यामिति नहीं होती है तो अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ से एग्जाम्पल और हम यहाँ से लिखें तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं, जैसे KCl, NaCl, Na2CO3, और बात कर लीजिए पानी आप कहेंगे मैडम लिक्विड होता है, पानी लिक्विड होता है, लेकिन अगर मैं इसकी सॉलिड स्टेट कह दूं तो क्या हो जाएगी, बर्फ किसके अंदर आएगा, क्रिस्टलीय ठोस में आएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ से अगर प्लास्टिक की बात करें, जितना भी प्लास्टिक है वो किसके अंदर आएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम बात करें कांच की,
तो किस में आएगा? अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर आएगा। अर्थात कांच एक क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। यहीं से आपका प्रश्न बन जाता है कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्यों? या दूसरा प्रश्न बनता है कांच एक अतिशीतित द्रव है क्यों? देखते हैं बच्चों आगे अपन। बच्चों देखिए यहाँ से क्वेश्चन अपना क्या है, कांच एक अतिशीतित द्रव है क्यों? ठीक है, अतिशीतित को बच्चों एक नाम और कहते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि कांच के नीचे द्रव लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या ये लिक्विड की कैटेगरी में आता है? नहीं, लिक्विड कैटेगरी में नहीं आता है तो ठोस ही, लेकिन कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस ना होके अक्रिस्टलीय ठोस है। सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है पुरानी इमारतों और खिड़कियों के कांच। लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ आपके पास, लिखिएगा अपनी कॉपी में, पुरानी इमारतों व खिड़कियों के कांच नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते हैं क्यों? पुरानी इमारतों की बात हो रही है, ऐसी इमारतें जिनको बने हुए 20, 30 या 40, 50 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2-4 साल की बात करें कि 2-4 साल की खिड़कियां इमारतें होंगी उनकी बात करें, नहीं, हम बात करेंगे जिनकी इमारतें बनी हुई 40-50 साल हो चुके हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थल होते हैं, या 100 साल हो चुके हैं जिनके बने हुए, जिनको बहुत जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी वहां के कांच जो है वो नीचे से मोटे दिखाई देंगे। उसका कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन। अब यहाँ से आंसर लिख लेते हैं हम, यहाँ से ऐसा क्यों है। सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, साथ साथ लिख रही हूं, आप भी लिख सकते हैं, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी बात, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि नीचे की जो चीजें हैं वो कैसी होती है, यहाँ वाली चीज जो होती है, तला जो होता है इसका, ये हिस्सा कैसा होता है, मोटा होता है, और ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, पतला होता है। तो बच्चों अगर नीचे का हिस्सा मोटा है तो जाहिर सी संभावना है कि कांच के जो कण हैं, अगर यहाँ पर बहुत सारे कण थे, मान लीजिए पूरे में डिस्ट्रीब्यूट थे, और धीरे धीरे कण जो हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दें, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर कांच की थिकनेस, मोटाई बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली यही हुआ है यहाँ पर भी कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें कांच के अवयवी कण, कांच के अवयवी कण स्थानांतरित गति करते हैं, अर्थात कांच में बहने का गुण होता है। बहने का मतलब फ्लो का गुण होता है, कांच में बहने का गुण होता है। आगे लिख सकते हैं, अतः कांच इसमें ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता है पुरानी इमारतों और खिड़कियों में। लिख सकते हैं आप यहां से, अतः पुरानी इमारतों व खिड़कियों का कांच नीचे से मोटा होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर हो गई है, द्रव है और बहने का गुण केवल किस में होता है, द्रवों में ही होता है, इसीलिए यहाँ से द्रव और बहने का गुण, यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद की जो चीज है वो हम आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। आगे चीज है अपना कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, ठीक है, जानते हैं बच्चों हम इसमें आगे। बच्चों देखिए क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, देखेंगे बच्चों। यहाँ से हम आकार, सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आकार का, कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आकार के आधार पर क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया है निश्चित ज्यामिति, ठीक है, यहाँ पे क्या बताएंगे, अनिश्चित। ज्यामिति कैसी है, यहाँ पे निश्चित है और यहाँ पर कैसी है बच्चों, ज्यामिति अनिश्चित है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे
दूसरी चीज अपने पास क्या देख रहे हो आप, अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। ठीक है, कि अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। बच्चों यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट यहाँ से बताना चाहूंगी, एक तो यहाँ पर लिख लो निश्चित ज्यामितीय पैटर्न लिख लीजिए इसको, है ना, कि जैसा अपन ने लिखा था। यहाँ पर व्यवस्था होती है दीर्घ परासी और यहाँ होती है अल्प परासी। इसका क्या अर्थ है, देखो इसको अपन एक साधारण से एग्जाम्पल से कोट करेंगे। कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी जगह पर भीड़ लगी हुई है, ठीक है, लाइन बना रखी है, लेकिन वो जो लाइन होती है शुरू में तो हमें कैसे दिखती है, एकदम वेल डिफाइंड लाइन होती है कि लाइन लगा दी, एक के पीछे एक बैठे है, लेकिन शुरू में दिखाई देगी वो लाइन, लेकिन पीछे से जाके देखोगे तो वो लाइन क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। लेकिन आपने कभी सेना की परेड देखी है, परेड में क्या होता है, जो आगे से सैनिक दिखाई देते हैं और जो पीछे से दिखाई देते हैं, कहीं से भी आप देख लीजिए वो व्यवस्था एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर जो व्यवस्था होती है अवयवी कणों की वो कैसी होती है, शुरू से और लास्ट तक व्यवस्था एक जैसी दिखाई देती है। अर्थात शुरू में और लास्ट में व्यवस्था दीर्घ परासी हो गई, अर्थात दूर तक, लंबी दूरी तक व्यवस्था एक जैसी दिखाई देती है। जबकि यहाँ पर कैसी होती है, अल्प परासी, अर्थात केवल थोड़ी दूर तक ही जो कण है वो निश्चित व्यवस्था में लगे हुए नजर आते हैं, कि कण निश्चित व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद, थोड़ी दूर तक जाने के बाद देखते हैं कि कणों की व्यवस्था वहां से बिगड़ जाती है। आगे देखें गलनांक। गलनांक क्रिस्टलीय ठोस का कैसा होता है, निश्चित होता है, जबकि यहाँ पर कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसको कैसे समझेंगे हम, कभी आपने पन्नी को पिघलाया है, प्लास्टिक या पन्नी कैसे पिघलती है, जैसे ही आपने पिघलाना शुरू किया, पन्नी को आपने आग में डाला, जहां से पन्नी आपकी आगे आग पकड़ती है वहीं से पिघलना शुरू कर देती है। प्लास्टिक में भी यही होता है, आगे से प्लास्टिक में आपने फ्लेम दी, आग दी, तो वो पिघलना शुरू कर देती है। लेकिन कभी लोहे की चीज को पिघलाया है, लोहे की चीज में क्या होता है, लोहे की चीज को आगे से गर्म किया जाता है, वो लोहे की चीज को जब आप गर्म करते हैं धीरे धीरे वो हीट ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंचती है, पीछे वाले हिस्से तक पहुंचती है, और हम थोड़ी देर बाद उस लोहे की रोड को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हीट जो होती है वो आगे से पीछे पहुंच जाती है। कहने का अर्थ ये है कि क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक अलग अलग नहीं होता, जब तक पूरी चीज का तापक्रम एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक वो चीज पिघलती नहीं है। अगर हम नमक की बात करें, चीनी की बात करें, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, किसी की भी बात करें, जब तक सबका तापक्रम एक नहीं आ जाएगा तब तक वो चीज वहां से पिघलती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करें प्लास्टिक की, पन्नी की, इनकी बात कर रहे हैं, जब प्लास्टिक को पिघलाया जाता है तो आगे से पिघलना शुरू कर देती है, लेकिन वो पीछे से पिघलती नहीं है। जबकि यहाँ से हम बात करें नमक की ही आप बात कर लीजिए, अगर नमक को भी पिघलाया जाएगा, अगर मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर या ज्वलन नली में लेकर नमक को लेकर पिघलाया जाए, तो जब तक पूरे नमक का तापमान एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं पिघलता। अर्थात एक निश्चित बिंदु आने के बाद ही वहां से वो नमक पिघलेगा। ठीक है, तो यहां से हमने कह दिया गलनांक बिंदु एकदम निश्चित होता है, जबकि यहाँ गलनांक बिंदु निश्चित नहीं होता है। आपसे पूछा जाए प्लास्टिक का गलनांक बिंदु बताइए, कोई गलनांक बिंदु नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म करते जाओगे वैसे वैसे वो पिघलती जाएगी। आगे बिंदु है अपना प्रकृति। प्रकृति कैसी है, यहाँ पर ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं बच्चों, वास्तविक ठोस होते हैं, अर्थात ट्रू सॉलिड हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। कैसे ठोस हैं, आभासी ठोस। एक नाम और था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड भी अक्रिस्टलीय ठोस को ही कहा जाता है, आभासी ठोस। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको ये चीज, हमने कैसे एक्सप्लेन करी। अभी मैंने 4 बिंदु बताए, 1 2 3 4। एक बिंदु और मैं आपको बता देती हूँ, वो है बिंदु दैशिकता, उसको हम समझाएंगे थोड़ी देर बाद। देखते हैं बच्चों, यहाँ से लिख लीजिएगा दैशिकता, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। दैशिकता में क्रिस्टलीय ठोस में लिख लीजिए विषम दैशिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कैसा लिखेंगे आप बच्चों, यहाँ से सम दैशिक। अभी इस दैशिकता के गुण को मैं आपको समझाऊंगी, इस पर टिक मार्क कर लीजिए कि दैशिकता का गुण क्या होता है। ठीक है, अभी इससे पहले अपने को एक ये चीज जानी है कि क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे और अक्रिस्टलीय ठोस में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, साथ में लिख लीजिएगा।
मैं यहाँ लिख रही हूँ इसी कॉलम में, आप उसके आगे लिखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस में NaCl, जितने भी आपने अपनी लैब में कंपाउंड देखे हैं, NaCl हुआ, KCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा, जितनी भी आ जाए आपके पास। यहाँ से और देख लीजिए कौन से आएंगे, ग्रेफाइट, और कौन सा बता सकते हैं इसके अंदर हम, लोहा, तांबा, चांदी आदि, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस का पता नहीं चलता तो और एक चीज और, आदि से पहले यहाँ पर एक और लिख लीजिए, उसका नाम है क्वार्ट्ज। क्या लिखेंगे, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज नाम आपके लिए बेशक नया हो सकता है। क्वार्ट्ज बच्चों, कार्ड्स की आपने घड़ियां देखी होंगी, हाथ में घड़ी है तो उसमें देखिएगा क्वार्ट्ज लिखा होता है, क्वार्ट्ज की घड़ियां बनाई जाती हैं। लगभग क्वार्ट्ज जो होता है बच्चों एक कांच का ही प्रकार है, लेकिन इसे कांच नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं इसको हम, क्वार्ट्ज। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए कौन कौन से आएंगे, प्लास्टिक लिख सकते हैं। जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं शुरू में, उन्होंने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा, हालांकि अगर नए RBSc सिलेबस की बात करें तो पॉलीमर हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक की बात हम बात करें, जिसके आगे भी पॉली लिखा हुआ है, चाहे वो पॉलीथीन लिखा हो, चाहे वो पॉलीयूरीथीन लिखा हो, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, अक्रिस्टलीय में आएंगे। और क्या आएगा, कांच। और एक चीज, अगर आपके सामने लिखा हो क्वार्ट्ज कांच, क्या लिखा हो, क्वार्ट्ज कांच, अगर क्वार्ट्ज लिखा हो तो क्रिस्टलीय ठोस में, लेकिन क्वार्ट्ज कांच लिखा हो तो अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों पेपर में, देख लीजिए एक बार इसको कौन कौन से अपने पास है, NaCl, KCl, CaCO3, अमोनियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, आयरन, कॉपर, सिल्वर, क्वार्ट्ज, और ये क्वार्ट्ज कांच, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपने पास टॉपिक है अपना दैशिकता का, कि दैशिकता क्या है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों, दैशिकता क्या है। मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को अब अपन रेगुलर डालेंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगता है तो बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा इसको आगे के बच्चों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।